हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बॉटनी के मॉडल पेपर पर। जैसा कि आप सबको पता है 5th सेमेस्टर में बॉटनी में आपके 2 पेपर होंगे और आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पेपर नंबर 1 के मॉडल पेपर पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व कराने का भी प्रयास करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका ये पेपर 75 मार्क्स का आयोजित कराया जाएगा, यानी 75 नंबर का पेपर नंबर 1 होगा और 75 नंबर का आपका सेकंड पेपर होगा। 2 पेपर आपके बॉटनी के इस बार होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो मॉडल पेपर है ये 2023 और 24 सत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर नंबर 1 दोस्तों आपका है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, ठीक है। कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं इसमें और आपका पहला जो टॉपिक है वो है प्लांट पैथोलॉजी, दूसरा मेटाबॉलिज्म और तीसरा जो है आपका वो है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम इस मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के पूछे जाते हैं और इसमें 10 प्रश्न मेंशन होते हैं मित्रों। और 10 प्रश्न जो होते हैं यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना रहता है। पहला प्रश्न जो है वो है रूट प्रेशर। हमने जो चूज किया है आप सबके लिए वेरी शॉर्ट टाइप में वो है रूट प्रेशर, जिसे जड़ दबाव कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जड़ दबाव कहते हैं, ठीक है। अब ये जड़ दबाव क्या होता है इसको हम जान लेते हैं कि जड़ दबाव क्या है। दोस्तों रूट प्रेशर एक प्रकार का ऐसी प्रणाली है जो कोशिकाओं के भीतर अनुप्रस्थ आसाम्यिक दबाव होता है, जो पौधों के तने के माध्यम से पत्तियों तक बढ़ने का कारण बनता है, ठीक है। इसे ही रूट प्रेशर कहा जाता है। या अगर अदर शब्द में हम कहें तो जड़ दबाव जड़ों में उत्पन्न एक प्रकार का बल या हाइड्रोस्टेटिक दबाव है, जो मिट्टी के तरल पदार्थ को अन्य आयनों के पौधों के संवहनी ऊतक या जाइलम कह लीजिए उनमें ऊपर की दिशा में ले जाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए हमें ये रूट प्रेशर क्या होता है, तो आप बता देंगे कि रूट प्रेशर का प्रभाव केवल रात में होता है, रात में ही देखने को मिलता है। और रात में रूट प्रेशर का दबाव पौधों में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है तब जड़ तेजी से बढ़ता है और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। अगर हम रूट प्रेशर को बताना चाहें कि रूट प्रेशर होता क्या है, तो आप ये कह लेंगे कि रूट प्रेशर जो होता है यानी जड़ दबाव, यह एक जड़ प्रणाली की कोशिका के भीतर अनुप्रस्थ आसाम्यिक दबाव होता है, जो पौधों के तने के माध्यम से पत्तियों तक बढ़ने का कारण बनता है। और ये रात में देखने को मिलता है, इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो ये पहला प्रश्न आपका है रूट प्रेशर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है ट्रांसलोकेशन इन फाइलम, ठीक है। अब ये ट्रांसलोकेशन इन फाइलम क्या होता है? यानी फाइलम में स्थानांतरण। इसका जो हिंदी होगा दोस्तों हो जाएगा फ्लोएम में स्थानांतरण, ठीक है। अब फ्लोएम में स्थानांतरण क्या है? तो आप अगर इंग्लिश में देखें, अगर इसका आंसर आपको लिखना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? तो ट्रांसलोकेशन जो होता है दोस्तों, ट्रांसलोकेशन इन द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट विच इन ए प्लांट फ्रॉम लीफ टू अदर टिश्यू। यानी हिंदी में अगर हम इसे कहें तो संवहनी पादप ऊतक जो होते हैं, इसे हम संवहनी पादप ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। संवहनी पादप ऊतक, ठीक है। ये जो होते हैं ये फोइलम में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित जो
कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके वितरण और परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो संवहनी ऊतक होते हैं यानी कि जो ट्रांसलोकेशन इन फाइलम कहलाता है, जो यानी कि फाइलम में स्थानांतरण जो कहलाता है, वो संवहनी पादप ऊतक जो होते हैं वो फाइलम प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित कार्बोहाइड्रेट के वितरण और परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों ये दोस्तों तने के संवहनी मंडल, प्रत्येक पत्ती के सिराओं में और जड़ के बाहरी भाग में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि ट्रांसलोकेशन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, पौधा जो होता है उसके तने के संवहनी मंडल के प्रत्येक पत्ती के सिराओं में और जड़ के बाहरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, आप सब लोग इसको बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े हैं या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, यानी कि रसायन विज्ञान में भी पढ़ा था, और आपके जूलॉजी का टॉपिक था दोस्तों। ठीक है, तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें भी जो आपकी केमिस्ट्री दी गई है। ठीक है, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा वो प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए आपका है, डिफाइन द नाइट्रिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है, इस पर आपको विस्तृत चर्चा करनी है। तो ये दो प्रश्न जरूर इस बार आपको देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप में। तो ये चौथा प्रश्न भी आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्लास अब आपकी डेली संचालित की जाएगी, 9 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होगी। ठीक है, जितने भी 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनको आप बता दीजिए कि 9 बजे आप लाइव आएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है स्टेरॉइड और वैक्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या होती है और वैक्स क्या होती है, यानी मोम। तो आप सब इससे भी अवगत होंगे, यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रूबिस्को। रूबिस्को क्या होता है और हिल रिएक्शन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन पर हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो रूबिस्को है ये क्या है। तो दोस्तों रूबिस्को जो है ये क्या है, यह एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की जो है वो एंजाइम है, एक प्रकार का ये क्या है, रूबिस्को एंजाइम है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अंधेरे प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगर इसका अर्थ पूछा जाए कि रूबिस्को का अर्थ क्या होता है, जो रूबिस्को है इसका क्या अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो एक बार पुनः मैं बताने का प्रयास करूंगा कि रूबिस्को क्या है। तो रूबिस्को जो है एक प्रकार का एंजाइम है जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अंधेरी प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है रूबिस्को का, वो होता है राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये होता है रूबिस्को का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन जो है वो है हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, BBIP प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो हिल रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, तो अगर हम बात करें हिल रिएक्शन की, तो हिल रिएक्शन इज द पोर्शन ऑफ लाइट रिएक्शन। आप कह लेंगे कि जो हिल रिएक्शन है ये क्या है, पोर्शन ऑफ लाइट रिएक्शन है, इन विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर आर ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेड्यूसिंग द एक्सेप्टर। ठीक है, दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हिल इन 1937। ठीक है, हिल रिएक्शन को सर्वप्रथम किसने ऑब्जर्व किया था, तो रॉबर्ट हिल इनका नाम था, वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट हिल। ठीक है, और इन्होंने कब इसकी खोज की थी, तो कब की थी, 1937 में। ठीक है, तो दोस्तों हिल रिएक्शन को अलग दूसरे नाम से और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लाइट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसका अगला नाम है
यानी हिल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, आप हिल रिएक्शन के बारे में आप क्या जानें कि ये जो रिएक्शन है इसको हम लाइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये तो हो गया पहला। दूसरी बात, हिल रिएक्शन की खोज किसने की थी? तो हिल रिएक्शन की खोज रॉबर्ट हिल ने की थी। रॉबर्ट हिल ने की थी। कब किया था? तो ये दोस्तों इन्होंने खोज की थी 1937 में। और रॉबर्ट हिल को दूसरे नाम से माफ़ कीजिएगा, हिल रिएक्शन को अदर किस नाम से जाना जाता है? तो हिल रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। अब हिंदी में समझ लेते हैं। हिल रिएक्शन यानी हिल अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, हिल रिएक्शन को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के मध्य एक प्रकार की संश्लेषण की प्रक्रिया है जो कि पौधों में संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? ये पौधों में संपन्न होती है। ओके, तो समझ गए इतनी बात। चलिए अगला प्रश्न जो है वह है रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, अपचाई और अनअपचाई शर्करा क्या होती है? तो आप सब रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर से अवगत होंगे। जैसे कि रेड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? तो रेड्यूसिंग शुगर इज वन दैट पॉसेस ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। जो आपका ये रेड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर जो है ये क्या है? ये दोस्तों फ्री एल्डिहाइड यानी कि CHO और ROR ग्रुप होता है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, इन जो रेड्यूसिंग शुगर होता है वो क्या होता है? वो क्या देता है? रेड्यूसिंग शुगर जो होता है वो फेलिंग और टॉलरेंट एजेंट के साथ रेड्यूस करता है। जैसे कि हम बात करें कि ये बताइए रेड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल, तो आप बता देंगे कि जो है आल मोनोसैकेराइड। क्या? आल मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में क्या आ जाएगा भाई? मोनोसैकेराइड में आपका आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिबोनोज, लैक्टोज, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये मोनोसैकेराइड। ये सभी रेड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है। अगर हम यही बात करें नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन से हैं, तो नॉन रेड्यूसिंग शुगर में आपका आ जाएगा जैसे कुछ डाइसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज जो आपका है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। टेरेनोज, रैफिनोज, ये सब क्या है? ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। और अगर हम बात करें कि रेड्यूसिंग शुगर में कुछ डाइसैकेराइड के कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर लैक्टोज जो है दोस्तों वो क्या है? लैक्टोज आपका रेड्यूसिंग शुगर है। आपसे यही क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर लैक्टोज की और माल्टोज की बात करें तो ये क्या है? ये डाइसैकेराइड है, लेकिन ये रेड्यूसिंग शुगर है। आपका सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, ठीक है, लेकिन ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे लैक्टोज और माल्टोज जो हैं ये रेड्यूसिंग शुगर हैं। नॉन रेड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज, टेरेनोज और रैफिनोज आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस बार आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। साइट्रिक एसिड साइकिल, ध्यान दीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, साइक्लिक एसिड साइकिल क्या होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न आपका है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, ये दोनों आपको बताने हैं। दोनों आपके इस बार एग्जाम में बनेंगे। इनमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसकी भी चर्चा कीजिए, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब जो आपका लास्ट प्रश्न है वो दोस्तों है ऑक्सिन और ब्लूटिंग। ठीक है, ऑक्सिन क्या होता है और ब्लूटिंग क्या, दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने दो इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि हो सकता है ऑक्सिन पूछ लिया जाए, हो सकता है ब्लूटिंग पूछ लिया जाए। तो पहले ऑक्सिन को समझते हैं कि ऑक्सिन क्या होता है। ठीक है, इसे हिंदी में हम इस प्रकार से लिखते हैं ऑक्सिन। ठीक है,
तो ये ऑक्सिन होता क्या है? तो ऑक्सिन जो होता है वो पादप वृद्धि एक प्रकार का हार्मोन्स है। ध्यान दीजिए, ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन जो होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले और कृत्रिम रूप से संश्लेषित पौधों के हार्मोन का एक प्रकार का समूह होता है। ठीक है, ऑक्सिन का जो अर्थ होता है वो ग्रो करना होता है, यानी बड़ा करना या बढ़ाना। किसको? कोशिकाओं को ग्रो करना या बढ़ाना, ये ऑक्सिन का काम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिन क्या है, ओके, तो ऑक्सिन क्या बताएंगे? एक प्रकार का पादप वृद्धि हार्मोन्स है। ये पादप वृद्धि हार्मोन नोट कर लीजिए। आपके ये वाइबा का प्रश्न है, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज ऑक्सिन, तो ऑक्सिन बताएंगे कि एक प्रकार का क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन्स है। और ऑक्सिन प्राकृतिक रूप और कृत्रिम रूप दोनों रूपों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से संश्लेषित पौधों के हार्मोन का एक प्रकार का, जो संश्लेषित पौधे होते हैं, संश्लेषित हार्मोन्स पौधों के हार्मोन्स होते हैं, उसका एक प्रकार का समूह है। इसका अर्थ होता है ग्रो करना या फिर बढ़ाना, किसको? कोशिकाओं को। ओके, तो ये आप ऑक्सिन से समझ चुके। अब हम समझते हैं कि ये बोल्टिंग क्या है दोस्तों। बोल्टिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बोल्टिंग क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, बोल्टिंग भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये हार्मोन्स है। एक प्रकार का क्या है? ये भी हार्मोन्स है एक प्रकार का। ठीक है, और ये जिबरेलियंस परिवार से संबंधित होता है। और जिबरेलियंस परिवार में चुकंदर, पत्ता गोभी और जो साग परिवार के हैं, जैसे कि आपका पालक हो गया, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये जिबरेलियंस परिवार से हैं और उन्हीं से संबंधित एक प्रकार का बोल्टिंग हार्मोन्स होता है। बोल्टिंग क्या है? तो ये तो सब आपको समझ आ गया कि ये एक प्रकार का हार्मोन्स है, लेकिन बोल्टिंग शब्द होता क्या? बोल्टिंग वह शब्द है जो सब्जी की फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? सब्जी की फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। जब ऐसी सब्जी, जब उसमें समय से पहले कोई भी सब्जी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँगा धनिया की। ठीक है, धनिया, जैसा कि आपने धनिया लगाया है और धनिया में समय से पहले बीज आ जाए, यानी धनिया समय से पहले फूल ले ले, छोटी छोटी जैसे उगे और दो तीन चार पत्ती की हो, तैसे उसमें फूल आ जाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, ये जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को बोल्टिंग कहते हैं। और ये फसल जब इसमें बीज पड़ जाता है तो ये फसल क्या हो जाती है? अनुपयोगी हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गोभी की, पत्ता गोभी, आप ध्यान दीजिए, जब पत्ता गोभी आप देखते हैं तो पत्ता गोभी में क्या होता है? हमारे यहाँ खेती होती है दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से, सब्जी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप अयोध्या के साइड आएंगे तो अयोध्या और गोंडा के बीच में दोस्तों एक बाज़ार पड़ती है वजीरगंज। ठीक है, तो वजीरगंज में मेरा घर है, गांव है। ठीक है, और वहाँ पर सब्जी की बहुत अधिक, सबसे ज़्यादा बहुयात यात्रा में अगर मात्रा में देखा जाए तो वहाँ पर सस्ती सब्जी मिलेगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे पता है सारी चीज़ें, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पत्ता गोभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब समय निकल जाता है, ठीक है, समय से जब पहले, जैसे कि किसी भी फसल की समय अवधि जो है वो 3 महीने की है और आपने लगाया, जैसे ये मान लिया जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में सब्जी होनी थी। अब आप लगा रहे हैं फरवरी में। जब आप फरवरी में उस पौधों की उस सब्जी को लगाएंगे तो पौधा विकसित नहीं हो पाएगा और जल्दीबाजी में जैसे उसका पेड़ क्या हो जाएगा, वो विकसित नहीं होगा और उसमें फूल आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लिया यहाँ पर पत्ता गोभी आप लगाए थे, अब छोटा छोटा हुआ तो ऐसे क्या हुआ, उसमें फूल आ गया। अब जब फूल आ जाएगा तो वो बड़ा नहीं होगा और वो जो हो जाएगा फसल बेकार हो जाएगा। ठीक है, वो अनुपयोगी हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। फसलों में बोल्टिंग की प्रक्रिया क्या है? तो आप बताएंगे फसलों में बोल्टिंग की प्रक्रिया जो होती है, पहली बात बोल्टिंग एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक है, जब पौधा होता है जो अनविकसित हो जाता है तो उसमें बोल्टिंग दिया जाता है। ठीक है, इसकी मदद से क्या करते हैं कि जो फसल होती है इसमें पहले समय से पहले बीज आ जाता है, उसमें ये मदद करता है, सहायता करता है ताकि और वो विकसित हो सके। ओके, तो समझ गए। ये 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइप के थे और अगर ये वेरी शॉर्ट टाइप के 10 प्रश्न तैयार हैं तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न।
अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर बी को। सेक्शन बी जो आपका है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, शॉर्ट टाइप के प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपके 10 प्रश्न मेंशन होते हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न का आंसर आपको करना रहता है। हालांकि मैं 5 भी प्रश्न आप सबको दे सकता था, लेकिन मैंने 10 प्रश्न इसलिए दिया है ताकि अगर आप 10 ये प्रश्न तैयार कर लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, घूम घुमा के यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। शब्द सीमा की बात करें तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है वह है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन क्या करना है, एंजाइम एक्शन का क्रियाविधि और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को लगभग तैयार भी होगा ये क्वेश्चन एंजाइम एक्शन, क्योंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से तैयार किए थे एंजाइम का टॉपिक। ठीक है, और एंजाइम में आप इसकी क्रियाविधि एंजाइम की और स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है व्हाट इज पिरिमिडीन, पिरिमिडीन क्या होती है, और नेम ए पिरिमिडीन विच इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है पिरिमिडीन क्या होती है और पिरिमिडीन बेस जो होते हैं वो कौन से जो पिरिमिडीन है जो केवल आरएनए में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन से वो पिरिमिडीन है जो आरएनए में ही उपस्थित होते हैं, उनके नेम भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ समझते चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम समय में दिक्कत ना हो, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जैसे क्लास में अभी नहीं आ रहे, मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, लेकिन जब आप क्लास को देखेंगे और जो जो एक छोटी से छोटी चीज़ें मैं बताता चलता हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे तो वो चीज़ें आपको और मदद करेगी। ठीक है, जैसा कि तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में है राइट डाउन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज प्रोटीन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप बताइए। अब स्ट्रक्चर पूछ ले तो अब स्ट्रक्चर आपसे केवल पूछ ले तो आप प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर सेकेंडरी बनाएंगे या फिर टर्सरी बनाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि बारीकी से एक एक चीज़ समझते चलिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ मैंने प्राइमरी इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर प्राइमरी ही पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको तीनों तैयार रखने होंगे कि बाई चांस अगर ये ना पूछा जाए तो सेकंड पूछ लिया जाए, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी बताइए तो सेकेंडरी आपका तैयार रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन द MUFA एंड PUFA विथ सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि भाई ये MUFA क्या होता है और PUFA क्या होता है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें MUFA होता क्या है। तो MUFA और PUFA क्या है, तो एक प्रकार के क्या है, ये एक प्रकार के फैटी एसिड हैं। क्या है, फैटी एसिड। ठीक है, अब फैटी एसिड में कितने प्रकार की फैटी एसिड होती है ये भी आप जान लीजिए। फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे, फैटी एसिड। ठीक है, और समझते हैं कि फैटी एसिड जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फैटी एसिड जो होती है दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है SFA। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है MUFA जिसकी चर्चा अभी हमने की है। तीसरा आपका होता है PUFA। ठीक है, तो ये जो SFA है, SFA ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है सभी लोग बताइए जल्दी। SFA क्या होता है, ये होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा जो आपका है MUFA जो है ये होता है दोस्तों मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
M से मोनो, U से अनसैचुरेटेड, F से फैटी और A से एसिड। ठीक है, यही अगर बात करें PUFA की, तो P से क्या होता है पॉली, अन से अनसैचुरेटेड और F से फैटी, A से एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड की अगर हम बात करें, फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड में आपके कितने आते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार के फैटी एसिड होती है। माफ कीजिए SFA, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर पूछी गई थी क्या डिफरेंस बताना था कि भाई ये जो MUFA है और PUFA है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहला डिफरेंस ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो ये केवल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में केवल एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये ले लिया हमने, यहाँ पर लगा दिया H H H और ये H। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, यहाँ पर है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, अब संक्षिप्त टिप्पणी में आपको यहाँ पर है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। दूसरा दिया है सिनेसिस, सिनेसिस क्या होता है। ठीक है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और सी आपका दिया गया दोस्तों विविपरी, इसको क्या कहते हैं, विविपरी कहते हैं। और विविपरी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं जरायुजता। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, जरायुजता कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं जरायुज अंकुरण, जरायुज अंकुरण के नाम से भी इसे जानते हैं। नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, इसका 2 नाम है। ठीक है, विविपरी का 2 नाम है। पहला नाम क्या है, तो पहला जो नाम है दोस्तों वो है, आप नोट कर लीजिए, जरायुज अंकुरण। ठीक है, जरायुज अंकुरण ये आपका पहला नाम है, और दूसरा नाम इसे जरायुज के नाम से या जरायुजता के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं ये जरायुजता क्या होती है, विविपरी होती क्या है। दोस्तों जो ये जरायुज अंकुरण आप देख रहे हैं, ये पौधों में जब बीज फल में ही लगे होते हैं, जब बीज जो होता है वो फल में ही लगा होता है, तथा जो पौधा है और वो जो फल है वो पौधे पर लगा होता है, तभी ही उसी समय इसका अंकुरण आरंभ हो जाता है, तो उसे जरायुज अंकुरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम कटहल का। ठीक है, कटहल आप देखेंगे जब पका कटहल जो होता है वो पेड़ पर ही लगा होता है, और जब पेड़ पर लगा कटहल पक जाता है, ठीक है, तो आप जब उसके बीज को निकालेंगे, जब आप उसका जो फल होता है निकालेंगे, तो आप देखेंगे उसमें अंकुरण आरंभ होता है, अंकुरण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसी को हम विविपरी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हिंदी में जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो जरायुज अंकुरण आपसे पूछे क्या होता है, तो आप बताएंगे जरायुज अंकुरण वह प्रणाली है या एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार की प्रक्रिया है कि जब कोई पौधा हो और उसका जो बीज है वो फल में ही लगा हो। ठीक है, जो उसका बीज है वो फल में ही हो, फल के अंदर ही हो, तथा जो फल है वो पेड़ पर लगा हो, उसी समय अगर उसमें अंकुरण आरंभ हो जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया को जरायुज अंकुरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है राइट एन एसे ऑन रेगुलेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट रेगुलेशन पे आपको एक एसे लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी नहीं लिखना है। यहाँ पर एसे मानकर चलिए वही संक्षिप्त टिप्पणी। और ग्रोथ रेगुलेशन इन प्लांट, ठीक है, आपको लिखना क्या है, राइट एन एसे ऑफ रेगुलेशन इन प्लांट। रेगुलेशन प्लांट क्या होता है और ग्रोथ रेगुलेशन प्लांट में क्या होता है, ये दोनों प्रक्रिया आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये छठा प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है और BBIP प्रश्न है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ें। इतनी बात समझ में आ गई। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न आप देखिए, पूछा गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। भाई ये C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, अब इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो C3 प्लांट हैं ये क्या होते हैं, C3 प्लांट के अंतर्गत आपका चावल, गेहूं, कॉटन, शुगर बीट्स, सूरजमुखी, पालक, कपास, ये सब क्या हैं, ये C3 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यही बात करें C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो मक्का, गन्ना यानी शुगर कैन, ठीक है, भिंडी, ये सब क्या हैं, बाजरा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे कोई C3 और C4 प्लांट्स तो आप बता पाएंगे ना, तो आप बता पाएंगे कि C3 और C4 प्लांट्स क्या होता है। ठीक है, आप बता देंगे। अगर C3 पूछा जाए तो आप बताएंगे राइस, मतलब गेहूं, चावल, कॉटन, तंबाकू, शुगर बीट, सूरजमुखी, पालक, कपास, ये क्या है, C3 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। C4 की बात किया जाए तो C4 में आपका मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, शुगर कैन हो जाएगा, भिंडी हो जाएगी, ये सब क्या है, ये C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ओके, इतनी बात कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न आप देखेंगे, आपका जो 8वां प्रश्न है, ठीक है, ये क्या दिया गया है, 8वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वह है बीटा ऑक्सीडेशन पैथावे, यहाँ पर बी नहीं है दोस्तों, ये बीटा है, बीटा ऑक्सीडेशन पैथावे। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन पैथावे क्या होता है। और दूसरा आपका है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और बीटा ऑक्सीडेशन पैथावे क्या होता है, ये दोनों आपको इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, BBIP प्रश्न है और इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9वां प्रश्न आपका है व्हाट इज ट्रांसपैरेशन, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। ट्रांसपैरेशन क्या होता है और आपको प्रभाषित करना है कि इसके जो वेरियस प्रकार के जो फैक्टर हैं, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो ट्रांसपैरेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वह कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको आपको यहाँ पर प्रभाषित करना है। सबसे पहले आप इसके ट्रांसपैरेशन के बारे में बताएंगे कि ट्रांसपैरेशन होता क्या है और ट्रांसपैरेशन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका राइट एंड एसे ऑन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट इन फाइलम। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों एक एसे लिखना है, आपको एक निबंध लिखना है, किस पर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, किसमें, सैल्यूट्स इन फाइलम, इस पर आपको क्या लिखना है, आपको एक एसे लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 10वां प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर के बी वाले सेक्शन में, शॉर्ट सेक्शन में आपके 10 प्रश्न हैं, और ये 10 प्रश्न आपने देखा कि कितने महत्वपूर्ण हैं। 10 प्रश्न तैयार हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार है। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सब में यही प्रश्न, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं और 500 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना होता है। सबसे बड़ा सेक्शन आपका ये होता है, 30 नंबर का ये सेक्शन होता है दोस्तों, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का ये दिया जाता है, और 2 प्रश्न आपको यहाँ से हल करने होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप का वह है व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। भाई क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, अब एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, 100% आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो
तो आप पहली बात इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए अगर आप चाहते हैं 10 नंबर कंफर्म करना। ठीक है, चलिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और यहाँ पर आपको रोल बताना है। ठीक है, किसका? पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और आयरन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और आयरन की क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हेयर डज क्लेविन साइकिल टेक्स प्लेस? क्लेविन साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और क्लेविन साइकिल जो होती है वो किस प्रकार से इसमें व्यवस्थित होती है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न भी आपका लॉन्ग टाइप का सबसे महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न इस बार एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 से आप सब अवगत होंगे, बार बार आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, जूलॉजी में भी पढ़े हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में भी एक बार पढ़े हैं आप। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है क्या होते हैं भाई। ठीक है, डिस्क्राइब इन डिटेल, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल, इसका नॉमेनक्लेचर आपको बता देना है भाई। नॉमेनक्लेचर में आप क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप करेंगे और इसको इनमें जो डिफरेंस है वो आप बता देंगे। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आपका क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला है को एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर क्या होते हैं और क्रेब्स साइकिल। ये तीनों आपने पढ़ा है और तीनों आप एक बार एग्जाम भी दे चुके हैं। ये तीनों आपको मिला होगा केमिस्ट्री और जूलॉजी में सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये तीनों पूछा जाएगा आपसे, को एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर क्या होते हैं और क्रेब्स साइकिल। इन तीनों में से 2 का आना इस बार तय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है गिव इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर और किसके आधार पर वाटसन और क्रिक मॉडल का जो डीएनए मॉडल है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर सहित बताना है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं लॉन्ग टाइप से और एक क्वेश्चन इसी में जो डीएनए दिया गया है दोस्तों, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होते हैं ये आप तैयार कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस मेजर। दूसरी बात क्रेब्स साइकिल तैयार कर लीजिएगा या साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स चक्र, साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये आप तैयार कर लेंगे यहाँ पर। और एक क्वेश्चन में आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया था आप सबके लिए, जैसा कि कुछ क्वेश्चन जो छूट रहे थे वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे समविभव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी आप तैयार कर लीजिएगा, हालांकि ये पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? व्हाट आर एंजाइम्स और कायरल कार्बन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एमिनो एसिड क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होती है, एंजाइम एक्शन क्या होता है, इससे क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है, और कायरल कार्बन क्या होते हैं। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में पूछे जाने की संभावना है या इससे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 टॉपिक और यहाँ पर बचते हैं। यहाँ पर है ओमोसिस क्या होती है, ओस्मोसिस क्या होती है और संदेव प्लांट क्या होता है। ठीक है, संदेव प्लांट क्या होता है, संदेव पौधा क्या होता है, ये पूछा जाता है। ये दोनों आप ध्यान दे करके तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। पूरा मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट पेपर आपका यहीं से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट पेपर यहीं से आपका, अगर आप इतने प्रश्न तैयार कर लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 75 मार्क्स आपका यहीं पर कंफर्म है, एक भी प्रश्न हटने वाले नहीं, इसी मॉडल पेपर से आएंगे। ठीक है, अब कुछ के प्रश्नों का तो उत्तर हमने बता दिया, लेकिन लिखित रिटर्न मोड में भी मैं आपको करा दूंगा ताकि और आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मॉडल पेपर। ओके, पेपर सेकंड का मॉडल पेपर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में जूलॉजी का दोनों मॉडल पेपर मैं करा दूंगा जल्द से ही जल्द। ओके दोस्तों, तो आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए भाई, शेयर करें, और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइमली। दोस्तों प्ले स्टोर से आप लोग SP स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, SP स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आप जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा, और वहाँ से आप PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।